डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि डॉक्टर जो है उसको मसीहा कहा जाता है, जहाँ पर लोग आते हैं डॉक्टर के पास अपने अमराज की शिफा के लिए। और डॉक्टरों को भी चाहिए कि वो कसाई ना बने, सिर्फ डॉक्टर ही बने, और जो प्रॉपर एक इलाज है या जितनी उनको ज़रूरत है उतना ही दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कुछ केसेस जैसे डायलिसिस के केसेस हो गए, तो उनमें किस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं? उसमें ये होता है कि डायलिसिस करने के लिए उसकी रिपोर्टें जो ली जाती हैं उसमें कुछ जो उसके अज्जा होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्रेटिनाइन है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, इस तरह की और कई चीज़ें होती हैं। उनका लेवल जो है ना वो इसमें लेवल में नहीं रहता, तो इसलिए डायलिसिस की वो कहते हैं ज़रूरत होती है। तो हमारे तरीका इलाज में हम रिपोर्टों की रोशनी में जो है ना उसको ये होता है कि अक्सर वोमिटिंग होती है डायलिसिस में। पेशाब जो है उसका कलर बदल जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पेशाब बंद हो जाता है। तो हम उसके कलर के मुताबिक और उसकी जो है रिपोर्टों के मुताबिक जो दवाई तजवीज़ करते हैं उससे आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत नहीं होती। एक मेरे पास अब भी ख़तून है चकवाल से, जो है वो डायलिसिस के लिए वो मैंने कहा था कराना चाहते तो करा ले, साथ दवाई हमारी जारी रखे, आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। कहते नहीं डॉक्टर साहब एक दफ़ा डायलिसिस हो गया ना फिर वो बंद गली में चला जाता है, दोबारा फिर जो ना डायलिसिस पे मरीज़ रहता है। मैं ठीक है, उन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, दवाई जारी रखी। अब माशाल्लाह वो खा रही है, पी रही है, और मेरे पास कई पेशेंट उन्होंने भेजे हैं, वो ठीक, कोई डायलिसिस की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे बेशुमार केस हैं। हेपेटाइटिस उनके पास कोई इलाज नहीं है, उसे वैक्सीन वगैरह देते हैं या जो भी दवाई देते हैं उससे फिर जिगर जो ना वो सिकुड़ जाता है, कैंसर लीवर बन जाता है। मेरे पास एक एलोपैथिक डॉक्टर था जिसका नाम नहीं लूँगा, उसका बड़ा ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ था हेपेटाइटिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4-6 माह उन्होंने दवाई की है, 100% ठीक हो गया। जबकि वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, फैटी लीवर है कोई इलाज नहीं, डायलिसिस जो है ना वो उसका जब रिकमेंड हो जाए उसकी वो फिर मस्ट हो जाता है, लाजमी होता है कराया जाए, जबकि हमारे होम्योपैथिक में नहीं है ये चीज़ें। तो अगर अवाम इस पर तवज्जो दें, वो जो है फाइनेंशियली उनका बोझ भी कम हो सकता है और मुस्तकिल शफायाबी की तरफ भी जाते हैं। कोई डायलिसिस का ऐसा केस नहीं कि जो डायलिसिस हो रहा हो और वो मुकम्मल ठीक हो गया दोबारा उसको ज़रूरत नहीं, ऐसा कोई केस नहीं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे यहाँ लोगों का जो रुझान है होम्योपैथिक का वो बहुत कम है। लोग ज़रा सी कोई प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, वो भागते हैं एलोपैथिक की तरफ भागते हैं कि भाई हमने वहाँ जाना है। इसकी क्या वजह है? इस मैं अर्ज़ करता हूँ, ये जो हमारे पास पेचीदा केस के बारे में लोग उस वक्त आते हैं जहाँ वो एलोपैथी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं ना, बस भाई हमारी बस, फिर वो हमारे पास आते हैं। सही। उसमें यह है कि लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई आप जो अब एलोपैथिक की ये जो स्टीराइड खा के अब एंटीबायोटिक की भरमार करके अब हमारे पास तशरीफ लाए हैं, हमारे लिए भी तो मसाइल पैदा करते हैं ना आप। बिल्कुल। अगर आप स्टार्ट में आए, आपको पता मसला हुआ है, रिपोर्टें आपने कराई हैं, तो जो एक जो तरीका इलाज है वो कहते हैं हमारे पास भाई इसका इलाज ही नहीं है, पैलिएशन ही है, वो खाते रहो, जो तकलीफ होगी उसकी वो साथ दे दी, कोई असल बीमारी की दवाई नहीं है। बस डायलिसिस है, हेपेटाइटिस है, इस तरह के मसाइल हैं उनके, वो किडनी का है मसला या उसका ऑपरेशन तजवीज़ करते हैं। अगर उसमें स्टोन होता है, पथरी होती है, हमारी दवाइयों से निकल जाती, जिससे वो दोबारा बनती भी नहीं है। हम देखो दाढ़ी का रोज़ ऑपरेशन कराते हैं, आ जाती ना ऑपरेशन, तो पथरी निकाल देंगे, पथरी को दोबारा बनने से तो नहीं रोक सकते। तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ आती, मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए दवाई जो हमने खाई है अभी कुछ भी नहीं हुआ। भाई टेस्ट कराओ, रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, कोई पथरी, उनको पथरी निकलते का पता भी नहीं चलता। ऐसे मरीज़ भी मेरे पास कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमारी पथरी खारिज होती है तो महल्ले वालों को पता चलता है, लेकिन हमारी दवाइयों से वो खुर के निकलती है, टूट के नहीं निकलती। फिर ऐसी अद्वियात होती है जिससे पथरी दोबारा नहीं बनती। इसलिए देखो बाद दफा एक ऑपरेशन कराया गुर्दे की पथरी का, उसके बाद साल 6 महीने 2 साल के बाद दोबारा पथरी बन जाएगी, फिर कहेंगे ऑपरेशन को। अगर 2-4 ऑपरेशन हुए गुर्दा तो फारग हो जाएगा, फिर कहेंगे ये गुर्दा सेप्टिक हो गया, इसे निकाल दो। उनकी तो एक कमेटी पड़ी हुई है कि इस बीमारी के बाद इसे ये बीमारी आनी है, हमने ये दवाइयाँ देनी है, आगे ये बीमारी आनी है। तो उनकी तो एक मुसलसल ये एक सिलसिला चल पड़ता, लाइम्तनाई जो होता है। इसलिए अवाम को भी चाहिए कि आप मज़ीद रसवा होने की बजाय ना पहले बीमारी को इब्तदा में ही होम्योपैथिक से रजू करें ताकि दीगर मसाइल से वो बच सकें। सही। डॉक्टर साहब, कैंसर जो है एक ख़तरनाक बीमारी है, चाहे वो किसी भी किस्म का कैंसर हो, चाहे वो मैदे का हो, ज़बान का कैंसर हो, या किसी चीज़ का भी कैंसर हो, तो उसका क्या सिलसिलाकार होता है? होम्योपैथिक में तरीका इलाज क्या है उसका इलाज? ये होम्योपैथिक जो है ना वो जितनी भी सीरियस किस्म की बीमारी है उसका इलाज करने की होम्योपैथिक को सलाहियत हासिल है। ये जो कैंसर हैं मुख्तलिफ हिस्सों के जो होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है,
और औरतों में जो होता है यूट्रस वगैरह, दूसरे कैंसर है, इस तरह के ट्यूमर है, फेब्राइड है, इस तरह के सिस्ट है, ये कैंसर की किस्में हैं। तो ये उसके मुताबिक जो होता है हम दवाई तजवीज़ करते हैं, वो ठीक हो जाता है। एक इसी बाज़ार में मेरे एक दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, शाह साहब हैं, उनके फैमिली में ये प्रॉब्लम आया था यूट्रस का, ये कैंसर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई की, रिपोर्टिंग कराई, जब वो रिपोर्टिंग करा के मेरे पास आए, जब इलाज के बाद उनके पास गए ना डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला यार बहुत अच्छा सर्जन आपने देखा है, बिल्कुल ये ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी कि ये तो हमने होम्योपैथिक इलाज लिया, डॉक्टर नियाज़ अकमल है, फ्री होम्योपैथिक क्लिनिक रिसर्च सेंटर चौक सादकाबाद में, तो उनसे इलाज लिया। वो कहते बिल्कुल ठीक है। अब वो परेशान हो गया, अब ये होम्योपैथिक इलाज से ये ठीक भी हो गया, उनके लिए मसला होता है। इस तरह के बेशुमार केस हैं। अब देखो मृगी है, वो कहते हैं सारी उम्र दवाई खाओ, ये खानी पड़ेगी, एपीवार वो इस तरह की और चीज़ें जो है उसके साथ। लेकिन हमारे होम्योपैथिक में ऐसे केस हैं, मृगी का ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। उसमें जब दौरा पड़ता है, ज़ुबान कट जाती है, वो खून निकल आता है ज़ुबान कटने से, कईयों के पेशाब निकल जाता है दौरे की हालत में, इस तरह कई के मुँह से झाग आती है। ये सिम्टम जो हमारे लिए रहनुमा को ना, उसके मुताबिक दवाई तजवीज़ करते हैं, मुस्तकिल ठीक हो जाते हैं। इस तरह के बेशुमार केस ज़हनी अमराज के हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दवाइयों के, उसकी अलामात के मुताबिक करते हैं। एक होता है मरीज़ को ये शक होता है मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हैं, मुझे जहर दे देंगे, ये उन दवाई नहीं खाता, कभी उनके हाथ की पकी रूटीन। एक मेरे पास केस आया पेशावर का, वो ख़तून हर वक्त हाथ धोती रहती है, घर पे कोई मेहमान आ जाए, वो कुर्सी पे बैठा वो कुर्सी धोएगी, बेड को धोएगी, तो इसके अलावा वो हर चीज़ धोती है, फर्शों को दिन में कई दफ़ा। तो मैंने कहा भी मैं एक पुड़िया दूंगा, वो ठीक हो जाएगी, दोबारा नहीं होगा। इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े केस आते हैं। इस तरह मेंटल हॉस्पिटल में दिमागी अमराज का कोई इलाज नहीं है सिवाय वो नशे की दवाइयाँ दे के। अगर होम्योपैथिक को खिदमत का मौका दिया जाए तो वो मेंटल अस्पताल ख़त्म हो सकते हैं। ये दिल के जो ये अपने किडनी के हॉस्पिटल बने हैं, ये एलोपैथिक डॉक्टरों की मरूने मन्नत हैं। उन्होंने स्टीरॉयड एंटीबायोटिक बहुत दिया है, उसकी वजह से वो किडनी ख़राब हुए हैं दूसरे, उसमें मरीज़ का तो कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए ये कि उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। हम ऐसी चीज़ें जो बाहर के मुल्कों में बैन है, पाबंदी है, जो हम बेदरेग इस्तेमाल हो रही हैं, डॉक्टरों को कहते भी तो आपको गाड़ी मिलेगी, बंगले की चाबी मिलेगी, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें। तो जो एक महीने में तजवीज़ करते हैं कंपनी वाले, एक हफ्ते में लिख के दे देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए चैलेंज है। इसमें हुकूमत एक तमाशाई बनी हुई है, वो इनके हाथों यरगमाल है। अगर हुकूमत जो है ये तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, अगर पूरे निज़ाम में तब्दीली करें तो आवाम के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का ख़र्चा भी कोई नहीं। ये अपना डेंगू है, दूसरे जो वैक्सीनेशन के हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर 1.5 लाख से ज़ायद है मुल्क में, वो हुकूमत की फ़ी सबीलिल्लाह मदद करने को तैयार है। हम तो कहते हैं मुल्क के मसाइल हल हों, लेकिन हुकूमत जो है वो लंबी तान के सोई हुई है, डंग टपाऊ पॉलिसी पर चल रही है। अगर मुस्तकिल पॉलिसियाँ बनाए तो आवाम को बढ़िया रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने डेंगू का नाम लिया, तो डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा आम हुआ है, तो एलोपैथिक में तो इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, तो होम्योपैथिक में कोई इसका प्रॉपर इलाज है? जी होम्योपैथिक का इलाज है। उधर इतना डराया जाता है, लोगों में खौफ ज़्यादा हो गया, जो हलाकतों की तादाद हो रही है, अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं होती, डॉक्टर बेचारों का सांस बंद हो जाता है अंदर, वो बाहर को भरते हैं कि यार इनको ज़रा बाहर निकालो, इतने आदमी अंदर जमा हो रहे हैं। तो इसका तो देखने की ज़रूरत है, वो ना फैले डेंगू, उसके मौसम होता है उसके हिसाब से चले। बाकी ये कि हमारे होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। यानी वो आप 3 से 4 दिन जो होते हैं ना, 72 घंटे, वो काफ़ी उसमें डेंगू जो बिल्कुल फारग हो, इसका प्लेटलेट जो है ना वो नॉर्मल अपने उस पर आ सकते हैं। लेकिन वहाँ 15-20 दिन महीना उसको दाखिल रखते हैं, दाखिल की जगह नहीं, ज़मीन पे मरीज़ लेटे हुए हैं, फिर उसके बाद उनको भेज देते हैं घर पे डॉक्टर अपनी जान छुड़ाने के लिए। वो बाहर बेचारे फिर अताइयों के पास फंस जाते हैं, जिससे वो उन्हें वो सही जो नहीं मिलता, जो उनको मिलना चाहिए शफा के हवाले से। सही है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि किसी भी मर्ज़ की शिद्दत को कम करने के लिए, किसी भी मर्ज़ में कितना अरसा दरकार होता है इस इलाज के लिए होम्योपैथिक का, कितने अरसे में वो कवर हो जाती है बीमारी? मैंने पहले ही बताया था कि इसके दर्जे होते हैं, एक एक्यूट दर्जा होता है जो इब्तदाई दर्जा होता है, और इसका उसके बाद जो मर्ज़ पुराना होता है वो क्रॉनिक हो जाता है।
जब पुराना होता है उसके लिए फिर टाइम लगता है, उसकी शिद्दत तो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है ना। अगर किसी को दर्द हो रही है, असाबी प्रॉब्लम है कि क्या नाम है, ये मोरों का मसला है, उसके मतलब ये नहीं कि वो उसको जब आप दवाई देने शुरू कर देंगे उसके फौरी उसके असरात शुरू हो जाएंगे और फिर ठीक होंगे, फिर दोबारा नहीं होंगे इंशाल्लाह। वो यानी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है यानी अगर आप उसकी सही तजवीज़ हो। बिल्कुल अगर ये जो होम्योपैथिक में ये जो कम्बिनेशन के नाम पे कूड़ा करकट जो होता है ना, इस पे हम एतमाद नहीं कर सकते कि इससे मुकम्मल शफायाबी होगी। ये कंपनियों ने नंबर शंबर बनाए हैं बेचने के लिए, और हमारे जैसे ऐसे लोग हैं जो ले आते हैं, जो दवाई को सही तजवीज़ करने में उन्हें मसाइल का सामना होता है, वो फिर इधर होता है। फिर इनको यही कोशिश होती है कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ तो वो कहते हैं यार फलानी बीमारी में कौन सी दवाई होती है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी मेडिसन किसी भी बीमारी में इस्तेमाल हो सकती है अपनी अलामत के मुताबिक। इसलिए उन्हें भी, डॉक्टरों को भी कोशिश करनी चाहिए, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो उसकी मरीज़ की मोडेलिटी, कमी बेशी, उसकी शिद्दत, उन चीज़ों का ध्यान करें, लोकेशन का, तो उन्हें दवाई की तजवीज़ आसानी होगी। बाज़ दफ़ा मुझे कई मैसेज में करते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी दवाई दी थी, कैसे, हालांकि मैं उन्हें अलामत बता देता हूँ, इसमें ये चीज़ें थी। और मसलन मिर्गी का केस है, जैसे मैंने बताया, उसमें बाद दौरे में किसी की ज़ुबान कट जाती है, किसी का पेशाब निकल जाता है, तो वो आप देखें यूरिनेशन इनवॉलंटरी ड्यूरिंग स्पाज्म है, बाइटिंग टंग है ड्यूरिंग स्पाज्म है, इस तरह की लामतें 1 मिनट में दवाई तजवीज़ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट मिलते हैं। सही। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है तो उससे पहले क्वेश्चन आपसे लाजमी करूँगा। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में जो होम्योपैथिक है तो इसका जो फ्यूचर उसको किस तरह देखते हैं आप? देखो जी, पाकिस्तान जो है ना, अगर तो इनके रहमो करम पे हो तो वो तो नहीं होता। होम्योपैथिक जो ना अपनी अफादियत के बलबूते पे चल रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा वो होम्योपैथिक का ही होगा वक्त। उसमें लोग जो है ना होम्योपैथिक को एलोपैथिक की निस्बत तरजीह देंगे। एलोपैथिक मैंने बताया एंटीबायोटिक, पेन किलर और स्टीराइड, इनको निकाल दो, कुछ भी नहीं है। हाँ सर्जरी है, वो हर एक पे उसकी मशक्क़त, हर एक को उसका तख्ता मशक बनाते रहते हैं, जिसको ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो। उन्होंने कोशिश ये करनी है औजार हमारे चलते रहें, हमारी जेबें भरती रहें। सही है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, और न सिर्फ नाजरीन को बल्कि मालूमात हासिल हुई, मुझे भी बहुत मालूमात हासिल हुई। मैंने भी आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने माशाल्लाह बड़े अहम टॉपिक की तरफ तवज्जो दिलाई है। जी व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम? आई होप कि आपको पसंद आया होगा और काफ़ी सारी मालूमात भी आपको मिल गई होंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने होम्योपैथिक के तरीका इलाज के हवाले से बहुत कुछ बताया और बहुत सी बीमारियों के हवाले से भी बताया। तो मुझे तो आज के प्रोग्राम से बड़ी अहम मालूमात भी हासिल हुई, और उम्मीद है कि आपको भी हासिल हुई होंगी। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी नए गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। तब तक अल्लाह ने के बाद।